हेलो बच्चों, प्यार करना है तो खुद से करो, अपने मकसद से करो। अगर आप अपने एम से प्यार करते हैं तो यकीन मानना बच्चों, यू कैन नॉट फॉल एस्लीप बिकॉज रियलिटी इज फाइनली बेटर देन योर ड्रीम्स। हां जी, मैं सुकृत कुमार आपके खुद के ऑन केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 10 में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को स्टडी करेंगे जिससे केमिकल किनेटिक्स के और बेसिक कंसेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने मकसद की ओर। तो देखो बच्चों, अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस लेक्चर नंबर 10 में, उसमें एक अपने पास एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन है। अब इस एलिमेंट्री रिएक्शन में गामा 1, दिस इज गामा 2, गामा 3 और गामा 4, ये क्या है? एक स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। पहला स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का है, दूसरा बच्चों बी का, तीसरा सी का और चौथा डी का। अब यहां पे स्टेटमेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंजेस फ्रॉम डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंजेस फ्रॉम, ये अपने पास कंसंट्रेशन स्टार्टिंग की दी हुई है 10 मिलीमोल्स पर डेसीमीटर क्यूब टू, कहां पे जा रही है वो? 20 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब। कितने टाइम में बच्चों? 10 सेकंड्स में। तो सबसे पहले तो अगर बच्चों हम इसका रेट एक्सप्रेशन लिखें पूरी इक्वेशन का, तो क्या बनेगा? रेट इज इक्वल टू बच्चों, ये हो गए ए और बी रिएक्टेंट, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी। अब देखो यहां पे एक छोटी सी दिक्कत, जो छोटी सी मिस्टेक कौन सी है? जब तक आप इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को न्यूमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर में नहीं लिखोगे बेटा, तब तक ए और बी का जो रेट होगा वो सेम नहीं हो सकता। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इसको स्टडी किया था। तो यहां पे आएगा 1 अपॉन गामा 1 एंड हियर वी हैव 1 अपॉन गामा 2। तो ऐसे ही इज इक्वल टू, अब ए और बी तो क्या थे? रिएक्टेंट, इसलिए बच्चों नेगेटिव का साइन आया, लेकिन सी और डी तो प्रोडक्ट है ना, तो यहां पे फिर कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव का। सो प्लस 1 अपॉन गामा 3 डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन गामा 4 डी डी अपॉन डी टी। अब ये स्टार्टिंग में पहली लाइन में बात किसकी कर रहे हैं? डी सी अपॉन डी टी की। स्टार्टिंग में व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या थी? C1 मान लो, दैट वन इज 10 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब टाइम बच्चों कितना हुआ? 10 सेकेंड। उस वक्त कंसंट्रेशन क्या हुई? 20 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो चेक करो, C2 माइनस C1 मींस डेल्टा C अपने पास कितना आएगा? दैट वन इज 10, और डेल्टा T बच्चों कितना आ रहा है? 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। सो फाइनली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको आप डेल्टा भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो बेटा। कितना आएगा? 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1। ठीक है, आगे चलते हैं। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, और ए और बी को बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी, तो इसलिए बच्चों वहां पे डिसअपीयरेंस आएगी। सीओडी की अमाउंट इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो वहां पे अपीयरेंस का कंसेप्ट आएगा। तो यहां पे इन्होंने बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी मींस डी डी अपॉन डी टी 1.5 टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, मींस 3/2 टाइम्स ऑफ डी बी अपॉन डी टी। ठीक है, आगे चलते हैं। Which is twice the rate of disappearance of A, means जो dB upon dt है वो twice है, 2 times of rate of disappearance of A। इसके कहने का मीनिंग क्या है?
कि जो ए की डिसअपीयरेंस है उससे कहीं ज्यादा मींस डबल द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी है। आगे चलते हैं, जिस टाइम पे बी डिसअपीयर हो रहा है तब डी अपने पास 1.5 टाइम्स अपीयर हो रहा है, मींस डी का बी से रेट ज्यादा है और बी का ए से रेट ज्यादा है। आगे, रेट ऑफ एप्रोप्रिएट ऑफ डी हैज बीन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड टू बी 9। अब यहां पे इन्होंने बच्चों डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। तो फाइनली अपने पास डी बी अपॉन डी टी की कितनी आ जाएगी बच्चों वैल्यू, बताइए। डिसअपीयरेंस ऑफ बी की 2 इधर जाएगा, नीचे 3 आएगा, सो 9 इंटू 2 अपॉन 3 कम्स आउट टू बी 6। इसके बेसिस पे डी ए अपॉन डी टी क्या आएगा बच्चों, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी कितना है 6, सो 6 अपॉन 2 कम्स आउट टू बी 3। तो डी ए अपॉन डी टी का जो डिसअपीयरेंस है वो 3 है, डी बी अपॉन डी टी मीन्स बी का डिसअपीयरेंस वो 6 है, और डी अपॉन डी टी का अपीयरेंस क्या हो गया 9, और डी सी अपॉन डी टी का अपीयरेंस क्या हो गया 1। और इन्होंने यही तो पूछा है, देयर फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इज। तो यहां पे बच्चों अपने पास गामा 1 की वैल्यू क्या आएगी, यही तो है अपने पास, क्या है बेटा, गामा 1 की वैल्यू 3। सो हियर वी हैव 3a प्लस डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 6, सो प्लस 6b फॉर्मेशन ऑफ, हाँ जी, c की वैल्यू 1 इंटू सी प्लस डी के कॉरस्पॉन्डिंग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ रहा है बच्चों अपने पास 9, ये तो गिवन था, सो 9d। कहने का मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन में कि हमने अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की हेल्प से चारों के चारों का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही तो फाइंड आउट किया है, यहीं से तो हमें रेट का क्लियरेंस होता है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप डी ए अपॉन डी टी फिर रेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रेट के बराबर है और डी सी अपॉन डी टी अपने पास 1 आ रहा है, तो वहां से हम डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू भी, एज वेल एज डी टी अपॉन डी टी की भी। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो अपने पास अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का रेट आएगा वही आपके पास इक्वेशन के अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट यूनिट्स पर सेकंड। आगे, द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स देखनी है, कितनी होंगी। पहली स्टेटमेंट, रिएक्शन कंप्लीट इन 1000 सेकेंड्स। क्या बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर कभी रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी? या फिर हम ये कह सकते हैं कि तब 50% वहां पे अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो 100% पे वहां पे 1000 सेकेंड्स में क्या वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी? देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला था, log a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 t प्लस log a नॉट। ठीक, आगे चलते हैं। 2.303 से मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूंगा, सो 2.303 log a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस बच्चों 2.303 log a नॉट। तो 2.303 से अगर मैं log से मल्टीप्लाई करूं तो वो नेचुरल log आ जाएगा, सो ln a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a नॉट। ठीक, थोड़ा सा इक्वेट करते हैं, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेकर जा रहा हूं बच्चों, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। फाइनली क्या होगा बेटा यहां पे, ln a upon a naught is equal to minus kt. So finally a upon a naught is equal to e raised to power minus kt. एंटी लॉग, लेकिन नेचुरल के फॉर्म में तो वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में जाएगा, टाइम की पावर में नहीं जाएगा। सो a इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू पावर माइनस kt। अब देखो, जब वहां पे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी
तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि ए का मीनिंग है लेफ्ट अमाउंट। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ए नोड ई रेज़ टू पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां पे बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी ना 0 लेंगे, फिर तो मकसद ही खत्म हो गया, फिर तो रिएक्शन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तो ए नोड तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो इसका मीनिंग वहां पे फिर ई रेज़ टू पावर माइनस के टी को ही हम 0 के बराबर लेंगे। अब सोचो बच्चों, जब एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 0 है तो ये कब 0 होगा? व्हेन टी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी ही नहीं 100%। मींस जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट की अमाउंट कम तो होगी, लो तो होगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो कितनी बेस्ट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो कब कंप्लीट होगा? जब टाइम क्या होगा इन्फिनिटी, और वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी का कंसेप्ट तो कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए बच्चों ये तो अपने पास क्या हो गया? रॉन्ग। आगे, रिएक्शन हैज हाफ लाइफ ऑफ 500 सेकेंड्स। तो हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई में यहां पे हाफ लाइफ पीरियड 500 सेकेंड्स है। अब देखो k की वैल्यू यहां पे 4.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों टी हाफ किसके बराबर होता है? 0.693 अपॉन k, मीन 0.693 को आप क्या लिख सकते हो? 2.303 इंटू log 2, नीचे k की वैल्यू 4.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2.303 को अप्रोक्सीमेट 2.3 ले लो, इंटू 0.3 log 2 की वैल्यू बच्चों अपॉन 4.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये 2 पे गया। तो फाइनली ये देखो 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, कैंसिल होके -2 ऊपर जाएगा। सो 300 डिवाइड बाई 2, ये तो अपने पास कितना आ रहा है बच्चों? 150 सेकेंड्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? सेकंड स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि वहां पे इन्होंने टी हाफ कितना दिया हुआ है? 500 सेकेंड। सो बी इज ऑल्सो द रॉन्ग। आगे चलते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 525 टाइम्स टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा। देखो एक तरफ इन्होंने टी 10% दिया, तो k इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? 2.303 अपॉन टी 10% लोग ए नोड अपॉन, बताइए ए कितना होगा? अगर वहां पे 10% कंप्लीट हो गया तो वो 90% बचा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 9/10 ए नोड से ए नोड कैंसल। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 10% लोग 10/9, इक्वेशन नंबर 1। आगे 90% का कंसेप्ट। सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 90%। अब इसमें हम रिवर्स कर देंगे, उल्ट कर देंगे कंसेप्ट। वहां पे 9/10 लिया था, यहां पे 1/10। सो a नोड अपॉन 1/10 ए नोड से ए नोड कैंसिल। तो फाइनली अपने पास k यहां पे किसके बराबर आया? 2.303 अपॉन t 90% log 10, इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन कीजिए, यहां पे इक्वेशन 2 को लेफ्ट साइड पे ले लीजिए, कंबाइन सेकंड एंड फर्स्ट। सो 2.303 अपॉन टी 90% log 10 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 10% log 10/9। 2.303 कैंसिल हो गया बच्चों। आगे तो क्या आएगा फाइनली अपने पास? टी 10% अपॉन टी 90%, log 10 की वैल्यू 1। सो फाइनली log 10 माइनस log 9। तो आपको लगता है कि यहां पे कंसेप्ट 25 टाइम्स का आ रहा है? नेवर, 25 टाइम्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा। log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। log 9 की वैल्यू 0.94 होती है, कई जगह 0.95 के आसपास होती है। तो आप यहां पे 0.04, 0.05 या फिर 0.046 भी ले सकते हो। तो बताइए यहां पे जो भी वैल्यू होगी
उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t 90% से। तो क्या अपने पास ये वाला कंसेप्ट आएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, नॉट पॉसिबल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, सी भी गलत हो गया, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्या पता डी के अंदर आंसर छुपा हो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू, इन्होंने कहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने पास इसके बराबर होगा। तो चेक करते हैं बच्चों, देखिए अपने पास अभी हमने स्टडी किया था, देखिए इस केस में ये रहा अपने पास फॉर्मूला, A इज इक्वल टू ए नोड ई रेज टू पावर माइनस के टी। ठीक है, अलग से देख लीजिए, मैं दोबारा से बताता हूं बच्चों आपको। अपने पास एल एन ए अपॉन ए नोड इज इक्वल टू माइनस के टी होता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पे ए का मीनिंग क्या है, ए माइनस एक्स, दैट इज लेफ्ट अमाउंट। ए नोड का मीनिंग क्या है, ए, तो ए माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर जो अमाउंट खत्म हो चुकी है, नीचे टोटल अमाउंट। तो x अपॉन ए हमने यहां पे फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। एक्स अपॉन ए बच्चों फाइनली किसके बराबर आ रहा है, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस के टी। तो बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा एक्स अपॉन ए ही तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। आई रिपीट, ए का मीनिंग होता है बच्चों टोटल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में ली है रेक्टेंट की व्हेन t इज इक्वल टू 0। एक्स का मीनिंग है जो अमाउंट खत्म हो चुकी है, और इसी कंसेप्ट को, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसलिए बच्चों अपने पास पहली 3 ऑप्शंस तो क्या है गलत, और डी क्या है सही। तो यहां पे अगर इंटीजर का कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं तो 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। लो जी, सुक्रोज, पहली बात तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ये डाइसैक्राइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसकी हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोनोसैक्राइड्स मिलते हैं, उसमें से एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, C12C6H12O6। सिर्फ वहां पे म्यूटा रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन का डिफरेंस होता है। ये सभी चीजें मैं बायोमोलिक्यूल्स में भी आपको बताऊंगा आगे। जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, तो देखिए इन्होंने खुद बताया कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 मोनोसैक्राइड्स मिलेंगे। ठीक है, और यहां पे कौन सा ऑर्डर है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रेट लो, जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो यहां पे बच्चों टी हाफ कितना दिया हुआ है, 3.33 आवर। मींस यहां पे कंसेप्ट आवर में स्टडी हो रहा है, सेकंड्स में नहीं हो रहा, मिनट्स में नहीं हो रहा है। आगे आफ्टर 9 आवर, मींस जब टी कितना है बच्चों 9 आवर, द फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग इज एफ। तो पहले तो आप ये चेक कीजिए कि यहां पे फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है या फिर फ्रैक्शन का मीनिंग ये होगा। देखो फ्रैक्शन का मीनिंग तो यही होता है बच्चों कि नीचे हम क्या लेते हैं, टोटल अमाउंट जो हमने स्टार्टिंग में ली, ऊपर हम लेंगे जो अमाउंट बच गई है, लेफ्ट अमाउंट। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं हम, ऊपर वाले को हम फ्रैक्शन का कंसेप्ट नहीं लेकर चलेंगे। तो यहां पे हमने कंसेप्ट कौन सा लेकर चलना है, ए अपॉन ए नॉट। तो देखिए सबसे पहले तो हम के को किसके बराबर लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, 2.303 अपॉन टी log ए नोड अपॉन ए। क्या मैं ए नोड को नीचे लेकर जा सकता हूं, बिल्कुल। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, एक्स के बराबर। सो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 1 अपॉन ए नोट। इसको यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, एफ। तो फाइनली के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 1 अपॉन एफ। ये होगी इक्वेशन नंबर 1।
हाफ लाइफ का कंसेप्ट बताइए क्या होगा बच्चों। हाफ लाइफ के केस में कि किसके बराबर होगा, 2.303 log 2 अपॉन टी हाफ, दोनों को इक्वेट करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड को। सो 2.303 log 2 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 1 अपॉन एफ। ठीक, अब आगे देखो, हमने यहां पे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, log 1 अपॉन एफ। तो हमने इस चीज को फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एफ। ठीक है, तो टाइम यहां पे 9 आवर आएगा, टी हब यहां पे कितना दिया हुआ है 3.33 और 2.303, तो दोनों साइड्स पे क्या हो रहा है, कैंसर। सो ऊपर आएगा 0.3 log 2 की वैल्यू, टी हाफ अपने पास 3.33 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 log 1 अपॉन एफ। सो log 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 0.3 इंटू 9 अपॉन 3.33। तो चेक कीजिए यहाँ पे इंटू 10⁻⁻², यहाँ पे बच्चों इंटू 10⁻⁻1 कैंसल होकर 10⁻⁻1, यहाँ पे नीचे आएगा 1 1 1, 3 से कैंसिल हो रहा है। सो फाइनली 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा 90 अपॉन 111। अगर यहाँ पे बच्चों मैं 10 से ही मल्टीप्लाई करूँ, 10 से ही डिवाइड करूँ, तो चेक कीजिए फाइनली अपने पास ऊपर 900 नीचे 111। तो आप सोचिए पहले तो ये किस पे जा रहा है, साइड पे इंटू 1 अपॉन 10, तो चेक कीजिए 8 पे जा रहा है, उसके बाद 12 बचेगा, फिर हम एक 0 लेंगे 120, फिर वो 1 पे जाएगा। तो मैं ऐसे डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 8.1 इंटू 10 ऊपर जाएगा 10⁻⁻1। लेकिन चेक करो यहाँ पे हमने सिर्फ उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है जिसके साथ हमें 10⁻⁻2 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 10⁻⁻2 अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँ तो क्या बन जाएगा 8.1 10⁻⁻2 और 8.1 आएगा 81। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास राउंड ऑफ करने पे जो नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है वो कितना आ रहा है 81। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चेक कीजिए, मैं आज जेईई मेंस के क्वेश्चन साथ में हर एक फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे। जैसे हमने बेटा पहले क्वेश्चन में देखिए स्टार्टिंग का कंसेप्ट स्टडी किया, फिर दूसरे क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंट कंसेप्ट्स को स्टडी किए, जैसे एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट हो गया, 100% कंप्लीशन का कंसेप्ट हो गया, फिर अपने पास 10% और 90% का कंसेप्ट हो गया, साथ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया। और थर्ड क्वेश्चन में चेक कीजिए हमने क्या फाइंड आउट किया है, एक फ्रैक्शन को फाइंड आउट किया है इन टर्म्स ऑफ लॉग। हाँ जी, नेक्स्ट वन बच्चों जी देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में अब इसमें कंसेप्ट और नजर आ रहा है। देखो यहां पे कंसेप्ट आ गया पॉजिटिव कैटालिस्ट का। बच्चों सबसे पहले आप सोचिए, क्या कैटालिस्ट का मीनिंग सिर्फ रिएक्शन को इंक्रीज करना होता है? नो बच्चों, जो कैटालिस्ट होता है वो रिएक्शन को कंट्रोल करता है। अब जो ऑलरेडी इन द एब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, लाइक मानकर चलो कोई पर्टिकुलर क्रोजन प्रोसेस है, अब वो क्रोजन प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम कोई ऐसी चीज भी डाल सकते हैं जिससे वो रिएक्शन स्लो हो जाए। तो उस कैटलिस्ट को आप पॉजिटिव कैटलिस्ट थोड़ी ना कहेंगे, वो बच्चों क्या बन जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को क्या करे बच्चों, फास्ट। रिएक्शन फास्ट कब होगी? जब उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो जब रिएक्शन फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम है। और जब हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे तो नेगेटिव कैटलिस्ट में बच्चों रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो, और उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4 ही ग्राफ यहाँ पे दिए हुए हैं और इन्होंने पूछा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में कौन सा ग्राफ आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो आप खुद सोचिए। सबसे पहले तो बच्चों वीडियो को पॉज करके कि अपने पास कौन सी ऑप्शन सही है। देखिए सॉलिड लाइन का मीनिंग तो क्या है यहाँ पे, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। स्टार्टिंग वाले को हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट, और जो फाइनली बन रही है चीज उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट।
और इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस मैंने डिस्कस किया था, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मींस वहां पे डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी भी सेम रहेगी और डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम। तो अब सोचो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी पहले के कंपैरेटिवली क्या होगी, इंक्रीज। तो ये तो कंसेप्ट किस में जाएगा, नेगेटिव कैटालिस्ट में, ठीक। अब यहां पे इंक्रीज तो हो रही है लेकिन वो थोड़ी सी आगे जा रही है। आगे का मीनिंग क्या हुआ, चेक करो, वहां पे उसने प्रोडक्ट की जो फाइनल स्टेज है उस पे भी इफेक्ट डाला है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, चाहे वो इन द एब्सेंस और इन द प्रेजेंस, यहां पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। वही कंसेप्ट इन्होंने इसमें किया हुआ है। देखो इसमें आप चेक कीजिए, अपने पास सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट स्टडी होना चाहिए लेकिन इनिशियल और फाइनल का कंसेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में चेक करो, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और मोर ओवर एक्टिवेशन एनर्जी पहले से क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यही ग्राफ अपने पास बेस्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी बच्चों, पॉजिटिव कैटालिस्ट की, पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन कैटालिस्ट पे था, पॉजिटिव कैटालिस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चेक कीजिए ये क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ग्राफ गिवन है जिसमें वाई एक्सिस पे लो की जगह क्या दिया हुआ है, नेचुरल लो, और एक्स एक्सिस पे टी की जगह क्या दिया हुआ है, 1/t, और साथ में 10⁻³ से क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट k ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। बिल्कुल, क्योंकि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, पॉइंट टू बी नोटेड, एंड द डाटा आर प्लॉटेड, ग्राफ दिया हुआ है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। यहां पे बच्चों हमने एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल। अब देखिए बच्चों, पहली बात तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बच्चों, EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 होता है। ये आया कहां से, हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया था जिसमें log K फाइनली किसके बराबर आया था बच्चों, माइनस EA अपॉन 2.303 R प्लस log A, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 1/t से। ये अपने पास एक इक्वेशन आई थी आर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से। आर्हीनियस इक्वेशन क्या थी बच्चों, K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस E अपॉन RT। ठीक है, अब इसमें पहली बात तो आप चेक कीजिए, यहां पे अपने पास y एक्सिस पे log K और x एक्सिस पे क्या होगा 1/t। तो क्या ये उस वेरिएबल से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो हमें उससे मैच करवाना पड़ेगा। कैसे होगा, सबसे पहले तो 2.303 से आप मल्टीप्लाई करवाओ। तो 2.303 log K इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R इंटू 1/t प्लस 2.303 log A। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ K, मैच कर गया, इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R। अब देखो यहां पे इन्होंने 1/t के साथ 10⁻³ को क्या करवाया हुआ है, मल्टीप्लाई, तो हमें भी करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां पे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10⁻³ से डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, तभी तो ये सेम रहेगा बेटा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। अब सोचो अपने पास ये पूरा का पूरा क्या आ गया, स्लोप। तो यहां पे अपने पास स्लोप किसके बराबर है, माइनस EA अपॉन R इंटू 10⁻³ और दूसरी स्लोप यहां से आ जाएगी, कैसे, y अपॉन x मीन्स y पे वैल्यू 10 अपॉन x पे वैल्यू 5, स्लोप क्या है नेगेटिव, सो -10/5। बस दोनों को कंबाइन कीजिए,
फर्स्ट एंड सेकंड को। तो जैसे दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चों, EA/R इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू -10/5। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो रहा है, कैंसर। तो हमने यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो ये अपने पास आ गया 2R इंटू 10⁻³। लेकिन ये यूनिट्स तो अपने पास यहाँ पे कौन से बनेंगे, जाउल्स के। लेकिन अगर मैं 1000 को किलो में ले जाऊं तो चेक कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी के फाइनली यूनिट्स क्या बन रहे हैं बेटा, किलो जाउल पर मोल। और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 2R। यहां पे हमने R को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस में अपने पास R की फॉर्म में ही आंसर गिवन है। तो बताइए कौन सी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डी इज द राइट आंसर। स्मूथली क्वेश्चन होते हैं बेटा, रिलैक्स, बिलीव इन योरसेल्फ। मोहब्बत करोगे अगर आप खुद से और क्वेश्चन से, तो देखना बिल्कुल घबराहट महसूस नहीं होगी एग्जाम के दिन। अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे उतना काम ना करना, उतनी मेहनत ना करना ही गलत बात है। तो कंसिस्टेंटली लगे रहो, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। अपने मुकाम को हासिल करने के लिए बार बार इसी बात पे विचार करना है कि कहीं मैं अपने मकसद के लिए उतना टाइम डिवोट कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो अपने आप को उसमें पुट ऑन कीजिए, फिर 100% एफर्ट्स आपकी बाहर आएंगी, रिजल्ट मिरेकल की फॉर्म में सबको नजर आएगा। हमने मिरेकल को क्रिएट करना है, चमत्कार लेकर आना है, रिजल्ट ऐसा छापना है कि सभी हमको देखकर मोटिवेट हो कि नहीं, किसने कहा है कि साइंस इज द टफेस्ट पार्ट। क्लियर, चलो शाबाश। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों, कंसीडर अगेन अपने पास दो ग्राफ्स गिवन है। आई लव ग्राफ्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो पहले ग्राफ में चेक कीजिए, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो क्यों ना सबसे पहले रॉन्ग और राइट के बेसिस पे काम करें। अपने पास k किसके बराबर होता है, e⁻⁻⁸ आगे आएगा a। अब a तो क्या, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, हमने ऑलरेडी आर्हेनियस इक्वेशन में स्टडी किया था। k रेट कांस्टेंट, E एक्टिवेशन एनर्जी। अब सोचिए बच्चों, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहा हूं, इंक्रीज, तो -EA/RT एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। फिर e⁻⁻⁸ की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज, लेकिन वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियल का मीनिंग क्या हुआ, धीरे धीरे डिक्रीज होना भाई। अब ये वैल्यू पूरी की पूरी किसके बराबर है, k के, तो k भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो बिल्कुल सही, जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे k की वैल्यू डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपने पास क्या है, राइट। ठीक, तो B तो होगा नहीं, यहां पे इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को रॉन्ग माना है। C भी नहीं होगा। अब यहां तो अपने पास A होगा या D, तो इसलिए अपने पास सेकंड ग्राफ को भी चेक करना है। अब सेकंड ग्राफ में इन्होंने टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया है, जिसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और वो भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इंक्रीज नहीं हो रही, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रही है। एक चीज और ध्यान से चेक करो, ये जो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है उसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, वहां पे चेक कीजिए ध्यान से। इन्होंने बच्चों जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो 0 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में दिया हुआ है, विच मीन्स कि टेम्परेचर 0 से इंक्रीज नहीं हो रहा है, 0 से आगे थोड़ा सा जाकर टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, विच मीन्स तो अपने पास जो k की वैल्यू होगी वो भी 0 को टच नहीं करेगी। सो पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 1/T डिक्रीज होगा, e⁻⁻⁸ की वैल्यू इंक्रीज होगी, मीन्स k की वैल्यू इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। तो बच्चों बिल्कुल सही, अपने पास दोनों के दोनों ग्राफ सही है। ठीक, तो इसलिए बच्चों D इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट वन, अगेन एक्सपोनेंशियल पे कंसेप्ट है बच्चों, जे मींस 2022 का क्वेश्चन है। कैटलिस्ट ए रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहा है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, और इसने कितना रिड्यूस किया हुआ है, बाय 10 किलो जूल पर मोल। अब यहां पे ना एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं बच्चे, क्या, बाय का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है कई बार। अब बाय का कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं, देखो यहां पे रेशियो दी हुई है ये वाली, क्यों ना सबसे पहले के ए रेज टू पावर माइनस ए अपॉन आर टी की फॉर्म में लिख लें, और लिख लिया हमने। अगर मैं यहां पे इसको अनकैटलिस्ट लिखूं, मींस इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो यहां पे भी क्या होगा, अनकैटलिस्ट होगा, ठीक है। तो UN का मतलब आप मानकर चलें अनकैटलिस्ट, ठीक है। और कैटलिस्ट की फॉर्म में क्या होगा, CAT का मीनिंग क्या हुआ, कैटलिस्ट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस ए कैटलिस्ट अपॉन RT, और हमने रेशियो में ऊपर कैटलिस्ट के रेट कांस्टेंट को रखना है, नीचे अनकैटलिस्ट। तो ये हो गया 1, ये होगी इक्वेशन 2। तो ऊपर हम कैटलिस्ट को लेकर आएंगे, सो के कैटलिस्ट अपॉन के अनकैटलिस्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, ए रेज टू पावर माइनस ए अपॉन RT, कैटलिस्ट की वैल्यू नीचे ए रेज टू पावर माइनस ए अनकैटलिस्ट अपॉन RT। तो चेक कीजिए, ए से ए कैंसिल बच्चों। तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि 10 का मीनिंग क्या है। ई रेज टू पावर ऊपर आएगा माइनस सी दैट इज कैटलिस्ट अपॉन RT इंटू ई रेज टू पावर ऊपर जाएगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, ई अनकैटलिस्ट अपॉन RT। तो यहां पे ई फाइनली किसके बराबर आ रहा है, ई अनकैटलिस्ट माइनस ई कैटलिस्ट अपॉन RT। अब जो बच्चों ये डिफरेंस है, यही डिफरेंस यहां पे कितना दिया हुआ है, 10 किलो जूल पर मोल। मींस जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तब वहां पे रीजनली जितनी किलो जूल की फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी होगी, कैटलिस्ट यूज करने से उतनी डिक्रीज हो जाएगी। मींस जो डेल्टा ई होगा, ये डिफरेंस, ये वो डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे हमने ई रेज टू पावर एक्स और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फाइनली के कैटलिस्ट अपॉन के अनकैटलिस्ट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर डेल्टा ई अपॉन RT। इसको हमने सॉल्व करना है बच्चों। तो अपने पास डेल्टा ई की वैल्यू 10 किलो जूल, किलो का मीनिंग 10 रेज टू पावर 3, आर की वैल्यू बच्चों 8.314, नहीं दी हुई, बिल्कुल दी हुई है, 8.314 इंटू टेम्परेचर बच्चों 300 केल्विन। नियरेस्ट इंटीजर को ढूंढेंगे हम, देखिए 2 जीरोस तो कैंसिल होगी, ऊपर आ गया अपने पास 100, नीचे ये आ गया 24 पॉइंट के आसपास आ रहा है, 24 पॉइंट के आसपास, क्योंकि 8 इंटू 3 24, लेकिन साथ में 3 भी है, तो 24 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अगर मैं इसको 25 मानकर चलूं तो डायरेक्टली किस पे जा रहा है, 4 पे। अगर मैं इसको 25 ना भी मानूं तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग में अपने पास नियरेस्ट इंटीजर तो भी वही आएगा, दैट वन इज 4। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो सबसे पहले तो आपको आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। फिर आपके पास 10 किलो जूल है क्या, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए था। फिर अपने पास ये न्यूमेरिकल बहुत आपके लिए सिंपल हो जाता। नेक्स्ट वन देखिए, ये तो आप ये मानकर चलो कि पहले 7 जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, सबसे इजी ये वाला क्वेश्चन है। कैसे? अगर आपको ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर है, रेक्टेंट और प्रोडक्ट की नॉलेज है, डिफरेंस की नॉलेज है, तो ये आप विद इन 10 to 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि ए और बी तो अपने पास क्या है, रेक्टेंट, एम और एन क्या है अपने पास, प्रोडक्ट, और इन्होंने फाइंड आउट करने को बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू। तो देखो, ये हो गया H2, ये हो गया H1, और हमने फाइंड आउट करना है H2 माइनस H1।
तो H2 माइनस H1 यहां पे कितना आ रहा है, देखो अगर मैं ये भी अपने पास सम की फॉर्म में लेकर जाऊं तो x प्लस वाई है, और H1 का कंसेप्ट लेकर जाऊं तो अपने पास माइनस x है, तो भी अपने पास डेल्टा H यहां पे कितना आ रहा है, y आ रहा है, और y की वैल्यू यहां पे कितनी गिवन है, 45। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो डायरेक्ट, सो 45 इज द राइट आंसर। ठीक बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं 45 इज द राइट आंसर। सिंपली आपने फाइनल माइनस इनिशियल का कंसेप्ट लेकर चलना था, y इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर द रिएक्शन, ये अपने पास एक रिएक्शन गिवन है बच्चों, दिस वन एलिमेंट्री, जिसमें स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, और इसमें प्लॉट भी गिवन है, जिसमें y एक्सिस पे क्या है log k, x एक्सिस पे क्या है 1/t इज गिवन बिलो, स्लोप गिवन है, टेम्परेचर एट विच रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन। देखो अपने पास ये रेट कांस्टेंट गिवन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। चेक करो, गिवन दैट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट गिवन है, तो एक रेट कांस्टेंट पे तो टेम्परेचर गिवन है, लेकिन दूसरे रेट कांस्टेंट पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, तो हमें फिर ये स्लोप की क्यों दी हुई है, सोचो बच्चों। स्लोप इसलिए दी हुई है सो दैट यहां पे अपने पास एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो इसको अगर मैं क्या मान लूं बच्चों, K1, ये हो जाएगा T1, तो फाइनली log ये होगा फिर अपने पास K2। सो K2 की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -4, K1 की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -5 इज इक्वल टू, अब चेक करो स्लोप क्या है यहां पे, तो यहां पे अपने पास EA अपॉन 2.303 R आगे नेगेटिव, ये अपने पास इस इक्वेशन में स्लोप होती है, और ये बेटा किसके बराबर है, -10,000 के, मींस 10 रेज़ टू पावर 4, तो यहां पे आएगा 10 रेज़ टू पावर 4 अपॉन T2 हमने फाइंड आउट करना है -500 अपॉन T2 इंटू 500। अब इसको बस सॉल्व करना है, ये कैंसिल हो रहा है, 10 रेज़ टू पावर -1 ऊपर गया, log 10 क्या हो गया 1, सो 1 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 अपॉन T2 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू T2। ठीक, अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, सो T2 इंटू 500 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, T2 माइनस 500, T2 माइनस 500। ठीक है बच्चों, तो यहां पे चेक करो 10 रेज़ टू पावर 2 रह गया, सो T5T2 इज इक्वल टू 500 इंटू 100, सो T2 इज इक्वल टू 500 इंटू 100 अपॉन 95। तो ये बेटा अगर मैं इसको 100 ले लेता तो एग्जैक्टली आंसर 500 आता, लेकिन यहां पे वैल्यू मैंने थोड़ी सी कम ली। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो T2 की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर कौन सी आएगी, 526। ठीक है बेटा, तो यहां पे आंसर नियरेस्ट इंटीजर आ रहा है 526। ऐसे सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट वन, हाँ जी, एक कॉम्प्रीहेंशन है बेटा, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम ग्राफ को देखते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है इन आवर्स, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, तो यहां पे चेक कीजिए ये किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। देखो ए को यहां पे इन्होंने रेक्टेंट माना है, ए इज रेक्टेंट, बी को बच्चों इन्होंने प्रोडक्ट माना है। तो हमने जैसे रेट ऑफ फ्रैक्शन और केमिकल किनेटिक्स में स्टडी की है कि विद द पासेस ऑफ टाइम बी की कंसंट्रेशन मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज, और ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। अब क्वेश्चन के बेसिस पे इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि आप फाइंड आउट कीजिए वैल्यू ऑफ एन। अब एन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप चेक कीजिए कि अपने पास
व्हेन T1 इज इक्वल टू 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग B की अमाउंट कितनी है? दैट इज 0.2। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग A की अमाउंट कितनी है? 0.5। और जैसे आप 1 से 5 पे जा रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग B की अमाउंट कितनी होगी? 0.6। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? चेक करो। 0.6 माइनस 0.2 दैट इज 0.4। और A की अमाउंट कितनी होगी? 0.3। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 0.5 माइनस 0.3 दैट इज 0.2। तो चेक करो बच्चों, जब हमारे पास T1 क्या है? 1 आवर, और T2 क्या है अपने पास? 5 आवर। तो उस टाइम इंटरवल में A की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी है? 0.2, और B की कंसंट्रेशन 0.4। तो सोचिए B की कंसंट्रेशन उस टाइम इंटरवल में A से क्या हो रही है? डबल, विच मीन्स हियर N इज इक्वल टू 2। मैं दोबारा से रिकैप कर रहा हूं। देखो, इन्होंने कहा है कि N को फाइंड आउट कीजिए, तो N तभी फाइंड आउट होगा जब हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ये मालूम चलेगा कि कैसे A की कितनी अमाउंट कम हो रही है और B की कितनी अमाउंट कैसे इंक्रीज हो रही है। तो मैंने टाइम इंटरवल कौन सा ले लिया? 1 और 3। आप 1 और 3 ले सकते हो, लेकिन मैंने 1 और 5 लिया। 1 और 5 क्यों दिया? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यूज दी हुई है, तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेशन का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग B की 0.2 है, A की 0.5 है। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बीतेगा B की अमाउंट बढ़ेगी और A की अमाउंट कम होगी, तो स्टार्टिंग में A की अमाउंट ज्यादा है। अब जैसे आप 1 आवर से 5 आवर पे पहुंचे तो B की अमाउंट 0.2 से कहां पे चलेगी? 0.6। तो वहां पे डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन कितना आ गया? 0.4। और A की 0.5 से कितनी होगी? डिक्रीज होगी 0.3। तो वहां पे डिफरेंस कितना आ गया? 0.2। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे B की कंसंट्रेशन A से क्या आ रही है? डबल। तो यहां पे N दैट इज स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ये तो बहुत इजी है बच्चों। अब अपने पास इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा? राइट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। B की पावर क्या होगा? 2, A की पावर 1। तो चेक करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि उसके बाद, उस इक्विलिब्रियम स्टेज के बाद अब ना तो A की कंसंट्रेशन चेंज होगी ना ही B की। तो वो कंसेप्ट आपको इस पॉइंट पे नजर आ रहा है, चेक कीजिए, दिस वन एंड दिस वन। तो यहां पे चेक कीजिए, B की कंसंट्रेशन 0.6 और A की कंसंट्रेशन 0.3। तो हमने ये वैल्यूज को पुट करना है। सो 0.6 की पावर 2 और नीचे आएगा 0.3 की पावर 1। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। 0.6 इंटू 0.6 अपॉन 0.3, एक पॉइंट कैंसिल। सो फाइनल आंसर इज 1.2। सो 1.2 इज द राइट आंसर। हाँ जी, क्लियर बेटा। नेक्स्ट वन, इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्जन। ये भी बहुत इजी है। इनिशियल रेट ऑफ कन्वर्जन कैसे चेक करेंगे? देखिए, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त A की कंसंट्रेशन क्या होगी? दिस वन, ये वाली बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लेंगे? A की कंसंट्रेशन 0.6। अब इनिशियल कन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ? When time t is equal to 1 hour, अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेक करो जो आपको कन्वर्जन नजर आ रही है, जो आपको चेंज नजर आ रहा है, जिसमें A की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है, वो कितनी है बेटा? When t is equal to 1 hour, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, अब दिस इज A1, दिस इज A2, दैट इज 0.5। तो अगर हम यहां पे फाइंड आउट करना है रेट ऑफ कन्वर्जन, सो रेट ऑफ कन्वर्जन इज इक्वल टू डी A अपॉन dt। सो फाइनली चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि ये रेक्टेंट है तो नेगेटिव का साइन आएगा। सो माइनस 0.5 माइनस 0.6 अपॉन 1 माइनस 0। सो फाइनल आंसर इज 0.1। यूनिट्स क्या रहेंगे बच्चों? मोल पर लीटर पर आवर। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इसमें आप चेक कीजिए, A से 2B
प्लस सी इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। तो देखो A से 2B प्लस सी, इनिशियल प्रेशर 800, तो यहां पे क्या होगा 0 0, ठीक, विच इंक्रीजेस टू 1600 mm आफ्टर 10 मिनट्स। हम मानकर चलते हैं कि यहां पे कितना प्रेशर कम हो गया, P आफ्टर 10 मिनट्स। तो यहां पे क्या आएगा बेटा 2P, हमने पहले भी स्टडी की है, यहां पे क्या आएगा P। अगर मैं इसको ऐड ऑन करूं तो 800 माइनस P प्लस 2P प्लस P, तो ये कितना दिया हुआ है 1600, ठीक है, तो P से P कैंसर, सो 800 माइनस 2P इज इक्वल टू 1600, सो 2P फाइनली अपने पास कितना आ रहा है 800, सो P इज इक्वल टू 400। हमने एक कंसेप्ट स्टडी किया है, A इज इक्वल टू A नोड अपॉन 2 रेज टू पावर n, ठीक है, ये कंसेप्ट स्टडी किया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कि कितनी हाफ लाइफ्स के बाद अमाउंट बचेगी, n हाफ लाइफ्स के बाद A की कितनी अमाउंट बचेगी। तो यहां पे P के बेसिस पे हम क्या लेंगे, P नोड अपॉन 2 रेज टू पावर n। अब सोचिए स्टार्टिंग में अपने पास क्या है 800, टोटल प्रेशर कितना है 1600, तो इनिशियल प्रेशर यहां पे 800 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 हाफ लाइफ्स आ गई 30 मिनट्स, 10 प्लस 10 प्लस 10। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, सो 800 अपॉन 8 दैट इज 100 mm, विच मीन्स 30 मिनट्स के बाद जो यहां पे अपने पास अभी प्रेशर रिड्यूस होने के बाद आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा 100 mm मिलेगा। अब सोचो देखो यहां पे अपने पास A की अमाउंट आएगी 100, ठीक है, अब 800 में से सिर्फ 100 बच गया, यहां पे कितना लिखूं 700 थोड़ी ना लिखूंगा क्योंकि यहां पे 2 दिया हुआ है, सो 2 इंटू 700, C क्या होगा 1 इंटू 100। तो इन्होंने 30 मिनट्स के बाद टोटल प्रेशर पूछा था कितना होगा, सो 100 प्लस 1400 प्लस 100 नहीं, यहां पे 700 आएगा, ठीक है। तो चेक कीजिए यहां पे अपने पास टोटल अमाउंट कितनी आएगी, टोटल प्रेशर कितना आएगा 200 mm, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व करना था, मैं थोड़ा सा रिकैप करवाता हूं। स्टार्टिंग में अपने पास टोटल प्रेशर कितना है 800, फिर वो इंक्रीज हो रहा है 1600 mm तक आफ्टर 10 मिनट्स, तो टोटल प्रेशर अपने पास 1600, यहां से P की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू बेटा कितनी आ गई अपने पास 400, यहां पे पुट करेंगे तो देखा जाए 10 मिनट्स में A का जो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है वो 400 हो रहा है, तो 30 मिनट्स के बाद वो प्रेशर कितना रिड्यूस होने के बाद आपको नजर आएगा, ओनली 100 नजर आएगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब वो 100 अगर रह गया है तो 700 खत्म हो चुका है, तो B कितना बनेगा 1400 क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, C अपने पास 700, 1 इंटू 700, तो यहां पे टोटल प्रेशर कितना आ रहा है अपने पास 2200। क्लियर बच्चों। तो ऐसे हमने इस वीडियो लेक्चर को भी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अब आगे मैं कुछ एडवांस के क्वेश्चंस, कुछ मेडिकल एग्जाम्स के क्वेश्चन जिसकी हेल्प से केमिकल किनेटिक्स को हम बाइंड अप करेंगे लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, सुकृत सर की आप सभी को जय हिंद।